एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। हाउ यू गाइस डूइंग। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ऑफ योर इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पार्ट 5 ऑफ द वीडियो। इसके अंदर आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो यानी कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था, पार्ट 1 में हमने किया था कि भाई कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और क्या 3 चैलेंजेस रहे। पार्ट 2 में हमने किया था कि पार्टीशन रिलेटेड क्या रहा। पार्टीशन के बाद पार्ट 3 में हमने किया था कि पार्टीशन के बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाना था, वो कैसे हुआ। पार्ट 4 में हमने देखा कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम था इंटीग्रेशन को लेकर वो कैसे सॉल्व हुआ। आज हम लोग करने वाले हैं कि आफ्टर इंटीग्रेशन भी जो यूनिटी थी ना नेशन की, वो एक स्थिर पोजीशन पे नहीं पहुंची, वो स्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुंची। उसके बाद भी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग डीमार्केशन ऑफ स्टेट्स की। अब बची हुई स्टेट्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाए और 28 स्टेट्स जो हम आज देख रहे हैं उसमें जो है उसे कन्वर्ट किया जाए। तो एंटायर इंडिया बनने की जर्नी हमने पूरी की है इस चैप्टर में। कैसे कैसे इंडिया में स्टेट्स बने, कैसे कैसे इंडिया में सारी चीज़ें हुई। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना। सो हियर वी सी कि हमने ये पार्ट 1 में कर लिया है, ये हमने पार्ट 2 में कर लिया, ये हमने पार्ट 3 में कर लिया, ये पार्ट 4 में कर लिया और ये पार्ट 5 में कर लेंगे। इसके साथ साथ ये तीनों चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं, बाकी भी जल्दी जल्दी अपलोड होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद आप देखिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है, आप सबने देखा था कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो गया, अब पूरा इंडिया बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि किस तरीके से इंटरनल बाउंड्रीज जो है इंडियन स्टेट की डिसाइड की जाए, किस तरीके से स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिसाइड किया जाए कि यहाँ तक ये स्टेट रहेगी, यहाँ तक क्या स्टेट रहेगी, ये सब रहेगा, ठीक है। और बाउंड्रीज जो है, अब इसका भी प्रॉब्लम था, ये भी यूनिटी ऑफ नेशन के लिए एक एंडेंजरिंग था। अगर हम गलत जो है इंडियन स्टेट को डिमार्केट कर देंगे तो फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे कि हमें इंडिया में नहीं रहना। तो बहुत ही स्किलफुल काम था ये भी, एंड हमें इस तरीके से करना था जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरैलिटी है कंट्री की, तो वो भी रहे और यूनिटी भी रहे इंडिया की। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल क्या होता था, स्टेट की बाउंड्रीज़ को जो 565 या फिर इस तरीके से जो डिवाइड की गई थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पर की गई थी, या फिर ऐसा हुआ था कि जनरल कोइंसाइड कर जाती थी टेरिटरीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स की है और जो प्रिंसली पावर्स रूल करती थी। तो इस तरीके से बन जाती थी, कोई ऐसे उनके कल्चर को इंटीग्रेट करने की या यूनिटी मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, राइट। लेकिन ये जितने भी इस तरीके के डिविजन्स हैं हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, हमने इन्हें आर्टिफिशियल बोला और हमने प्रॉमिस किया कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल यूज़ करेंगे एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ये इनफैक्ट कांग्रेस की 1920 के नागपुर सेशन में भी इस प्रिंसिपल को रिकोगनाइज किया गया। एंड बहुत सारी जितनी भी ऑलरेडी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थी ना, जैसे हैदराबाद की कांग्रेस हो गई और आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की, वो ऑलरेडी लिंग्विस्टिक जोन्स में डिवाइडेड थी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है ब्रिटिश इंडिया के वो फॉलो नहीं करती थी, राइट। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल मतलब एक लैंग्वेज के बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहेंगे, फिर दूसरी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के हिसाब से हम लोग स्टेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो नेशनल मूवमेंट की बात थी। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस आया और हमने पार्टीशन के हॉरर्स देखी, कितने हॉरर्स होते हैं अगर हम सोसाइटी को डिवाइड कर दें ऑन द कल्चरल या रिलीजन लाइन। इसके बाद जो है ये जो एंथुजियाज्म था कि हमें लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे स्टेट्स को जो है डिवाइड करना है, ये थोड़ा सा कम होने लग गया, बिकॉज लोगों के माइंड में फियर आने लग गया कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा इंडिया का, यूनिटी एम्फसाइज हो जाएगी और भी अदर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, राइट। हमारा अटेंशन जो है फिर इन्हीं यूनिटी को संभालते संभालते कल्चरल रिलीजन के टॉपिक्स में ही रह जाएगा और हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की करवा नहीं पाएंगे। तो इसलिए सेंट्रल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि अभी पोस्टपोन करते हैं, और पोस्टपोन इसलिए भी करना ज़रूरी समझा उन्होंने क्योंकि अभी प्रिंसली स्टेट्स को भी कन्विंस करना था। ऑल्सो मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज रिफ्रेश, तो ठीक है चलो इतना तो रहा। लेकिन एकदम से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है और उस मूवमेंट के थ्रू ये मुद्दा फिर से उठता है कि भाई लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पर स्टेट्स को डिवाइड करना है। उस मूवमेंट का क्या नाम है, विशाल धारा मूवमेंट। मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टार पॉइंट मार्क कीजिए और देखिए विशाल धारा मूवमेंट कहाँ पर और कैसे स्टार्ट हुआ था। तो नेशनल लीडरशिप ने ये डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू पोस्टपोन द मैटर। लेकिन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए जो कि ओल्ड मद्रास प्रोविंस से बिलोंग करते थे। मद्रास यानी कि तमिलनाडु, जिसके अंदर प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका थे।
वहाँ के तेलुगु स्पीकिंग लोग, स्पेशली तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जिसका नाम हुआ विशाल धारा, इस विशाल आंध्र। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे भी आप सही कीजिएगा इसको नोट से भी। विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसका मतलब क्या है, आंध्रा यानी कि सेपरेट द आंध्र। और ये तेलुगु स्पीकिंग ने एरियाज ने डिसाइड किया कि हमें मद्रास प्रोविंस जो है उससे सेपरेट करके हमें अपना खुद का सेपरेट आंध्र प्रोविंस चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो मैप है आपका, उसके अंदर तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है ना, तो वो पहले साथ में थे। जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्र प्रदेश में, वो भी यही चाहती थी कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो मद्रास प्रोविंस का, और जो मद्रास में से जो तमिल स्पीकिंग है वो नीचे जाए, एंड जो हमारे तेलुगु स्पीकिंग है वो आंध्र प्रदेश का पार्ट बने। ये मूवमेंट जो है के अंदर एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एक इंसिडेंट से। पोटेटरी श्रीरामुलु जो है ये कांग्रेस लीडर थे एंड वेटरन गांधीयन रहे हैं, ठीक है, गांधीयन फॉलोअर भी रहे हैं बहुत बड़े। इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक मेरी डिमांड्स जो है आंध्र प्रदेश को लेकर फुलफिल नहीं की जाएंगी तब तक वो एक इनडेफिनेट फास्ट पे जाएंगे, और वो 56 डेज फास्ट पर रहे बिना कुछ खाए, सोच लीजिए आप। एंड उन 56 डेज फास्ट पर रहने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है भाई, ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट है ये और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, ठीक है। पीपल जो है वो लार्ज नंबर्स में गैदर होते हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, पुलिस फायरिंग में मर जाते हैं। बहुत सारे लेजिस्लेटर्स जो हैं मद्रास प्रोविंस के, जो कि चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश बने, वो असेंबली से रिज़ाइन कर लेते हैं। ये सब देखकर फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं कि देयर वुड बी सेपरेट आंध्रा स्टेट दिसंबर 1952 में। तो ये सबसे पहला मूवमेंट था लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे आंध्र प्रदेश सेपरेट बनने का होता है, अदर स्टेट भी चालू हो जाती है कि हमें भी डिवाइड करो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। वही बात है, एक को चॉकलेट दी तो सभी चॉकलेट मांगने लग गए, है ना, तो यही होता है। और फिर इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है कि वो सभी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो उन्होंने डिसाइड किया था उसको पूरा करे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है 1953 में। वो इनका जॉब ये होता है कि ये डिसाइड करेंगे कैसे बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करना है ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में वो एक्सेप्ट करती है कि बाउंड्रीज़ को जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पर ही डिवाइड करना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट आती है 1956 में, वो पास हो जाती है। और इस हिसाब से पहले 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। उसमें से भी आज हमें कितने देखने को मिलते हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो यूनियन टेरिटरीज भी 2 बड़ी और स्टेट्स भी 2 बड़े। तो ये जो है क्रिएशन, आप देखिए इससे क्या पता लगता है कि इट्स एन एवर चेंजिंग प्रोसीजर। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि न्यू स्टेट्स बनेंगे, ओल्ड स्टेट्स डिसइंटीग्रेट होंगे, कुछ डिमांड्स होंगे। एक कंट्री है तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर दैट, है ना। बट सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी तो 14 स्टेट्स ही थे, आज 28 स्टेट्स हैं। ये देखिए इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कौन से 14 स्टेट्स थे, ये देख लीजिए। अब देखिए, नेम द ओरिजिनल स्टेट्स थ्रू विच द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन कार्व्ड आउट। गुजरात किससे कार्व्ड आउट हुआ होगा, महाराष्ट्र से, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र से हुआ था, पहले ये पूरा एरिया सेम था। हरियाणा किससे हुआ होगा, देख लीजिए, हरियाणा तो ऑलरेडी पंजाब के अंदर मिला हुआ है। यहाँ हरियाणा होता है ना, लेकिन हरियाणा और पंजाब दोनों मिले हुए हैं, तो पंजाब से। मेघालय किससे हुआ होगा, पूरा देखो उस टाइम पे असम पूरा यहाँ से यहाँ तक था सभी को लेकर, लेकिन मेघालय जो है वो असम से हुआ है। छत्तीसगढ़ किससे हुआ होगा, देखो छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ देखिए मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। यहाँ पर होना था छत्तीसगढ़ को, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या हो गया है, ये मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। और उससे भी कार्व्ड आउट हुआ है। कैसे कार्व्ड आउट हुए हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे 2 स्टेट्स जो कि इफेक्ट हुए हैं बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कौन से 2 स्टेट्स से जो इफेक्ट हुए थे बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, वेस्ट बंगाल, है ना, दूसरा पंजाब, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, जो ऑलरेडी हम लोग पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में कर चुके हैं कि ये 2 स्टेट्स थी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी। नेम 2 स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। आज वो एक स्टेट है। तो हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी था, लेकिन आज वो एक स्टेट है। गोवा पहले एक यूनियन टेरिटरी था और आज वो स्टेट है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये देखिए श्रीरामुलु के जो है आपको पिक्चर दे रखी है और उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताया हुआ है कि गांधीयन वर्कर थे। जिस तरीके से गांधी जी फास्ट करते थे उस तरीके से इन्होंने फास्ट किया था। इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेफ्ट कर दिया था
एंड ऑल्सो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में फास्ट किया है, पार्टिसिपेट किया है, और वो फास्ट में 1946 में पहले भी जा चुके हैं, जब वो टेम्पल्स जो है मद्रास प्रोविंस में, उनके लिए उन्होंने मूवमेंट किया था दलित्स के लिए, कि दलित्स को अलाउड होना चाहिए जितने भी मद्रास प्रोविंस में टेम्पल्स हैं उनमें एंटर करने के लिए 1946 में। और उन्होंने एक और फास्ट रखा टिल डेथ तक, जो कि आपको पता ही है 19 अक्टूबर 1952 से जो है 15 दिसंबर 1952 तक, डिमांड सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डिमांड करने के लिए, जिसके अंदर उनकी डेथ हो गई। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए रेशनल बिहाइंड, यानी कि एक्चुअली में अब हमने फाइनली अपनी स्टेट्स को डिवाइड कर दिया है लिंग्विस्टिक लाइंस पे, तो इसके पीछे क्या दिमाग लगाया गया, इस डिसीजन के पीछे क्या रीज़न था। तो देखिए जनरली सेपरेट स्टेट हम इसीलिए, हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम सेपरेट स्टेट देना नहीं चाहते, हमारा इंटेंशन ये था कि भाई सेपरेट स्टेट से क्या होगा, यूनिटी ऑफ द कंट्री को एंडेंजर होगा, यूनिटी जो है कंट्री की वो थ्रेट में आ जाएगी। हमारा तो इंटेंशन अच्छा ही था, राइट। हमें ऐसा लगा कि वो सेपरेटिज्म को प्रमोट करेगा और इतनी सारी स्टेट्स की जगह इतने सारी नेशंस बन जाएंगे, इतनी सारी कंट्रीज़ बन जाएंगी। बट पॉपुलर प्रेशर के अंडर में उन्होंने चॉइस ले ली कि भाई हाँ, फाइनली उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स में की बेसिस पर ही करेंगे। अब इसके पीछे रेशनल क्या था, इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल द रिलीजन, तो जो थ्रेट है डिविजन या सेपरेटिज्म का शायद वो रिड्यूस हो जाए बढ़ने की जगह। प्लस जब हम एकोमोडेट करेंगे रीजनल डिमांड्स को, जो आप लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगे, तो इससे हमारी कंट्री और ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक बनेगी। तो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। अब देखिए आर एक्सपीरियंस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट को किया है, तो अब क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे इंडिया का, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे किया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मोर देन अब जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया, देखो 1956 में हुआ था, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं, मतलब 50+ ईयर्स हो चुके हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है, देखिए पहला जो है इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि पॉलिटिक्स जो है और जो पावर है वो अब और ज़्यादा लोगों में बंटने लग गई, स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट में नहीं, क्योंकि जब एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस चलाई थी तो इसके जो मेंबर्स थे वही थे। अब क्योंकि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो डिफरेंट जो है लोगों को, लैंग्वेज के लोगों को मौका मिलेगा। प्लस लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के कारण हमें एक यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया ऑफ ड्राइंग द स्टेट बाउंड्रीज, हमें एक यूनिफॉर्म तरीका मिल गया कि हाँ अब से हमें स्टेट बाउंड्रीज को किसके बेसिस पर डिवाइड करना है, लैंग्वेज के बेसिस पे। उल्टा जो हमने सोचा था कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का, तो उसकी जगह डिसइंटीग्रेशन की जगह उल्टा इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी, इसकी वजह से नेशनल यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप हो गई। अबव ऑल सबसे बड़ी बात ये है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, कि डाइवर्सिटी जो है डिफरेंसेस हम सब में होते हैं और उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। फिफ्थली हमारी डेमोक्रेसी जो है, इससे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट प्रैक्टिसेस में मैंने जैसा कि बताया चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी में ये जो है ना एक मदद कर गया। ऑल्सो मीन्स कि आप जो है एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो, प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज़ को एक्सेप्ट करो, आप ये एक्सेप्ट करो कि डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ हैं लोगों की, एंड उस हिसाब से अपना फ्रेमवर्क रखो। तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ हेल्पफुल इन डेमोक्रेसी एज वेल। ये आपके येलो बॉक्स में दे रखा है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट करके, कि 1956 की रिपोर्ट के बाद भी बहुत सारी स्टेट्स बनी, जिसके में बताया ओनली 14 स्टेट्स थी एंड जो है 6 यूनियन टेरिटरीज थी, आज बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो वहीं इन्होंने बताया हुआ है कि बॉम्बे स्टेट जो है, पहले बॉम्बे में गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों थे, क्वेश्चन भी आया हुआ था कि गुजरात किससे कार्व्ड आउट हुआ है, लेकिन वहाँ पे 2 लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे, गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग, इसलिए पॉपुलर मूवमेंट के बाद महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए 1960 में। इससे बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस तो भर कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सी आई एम ऑल्सो कवरिंग द येलो बॉक्सेस विच आई फील इज, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। तो वो भी मैं आपके लिए होलसम कर रही हूँ, डोंट वरी, जितना सारा इंपॉर्टेंट है सारा मेरे चैनल पे कवर होने वाला है। प्लस पंजाब में क्या था, पंजाब में भी 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, एक पंजाबी बोलते थे, एक हिंदी बोलते थे। तो पंजाबी बोलने वाले लोगों ने अपना सेपरेट स्टेट डिमांड किया, लेकिन उन्हें 1956 में डिमांड नहीं हुआ। लेकिन 10 ईयर्स बाद 1956 में भी उन्होंने इस चीज़ को डिमांड किया था, लेकिन उनकी डिमांड ये पूरी नहीं हुई। लेकिन 10 साल बाद 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सेपरेट हो गए पंजाब से, यानी कि पंजाब से 3 स्टेट बनी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट में भी पहले आपने देखा था उस मैप में कि असम जो है वो एकदम उसके अंदर ही सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आई थी, बट 1972 में से असम इससे मेघालय कार्व्ड आउट हुआ, मणिपुर कार्व्ड आउट हुआ, त्रिपुरा कार्व्ड आउट हुआ,
फिर 1987 में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश भी कार्व्ड आउट हुए और 1963 में नागालैंड भी कार्व्ड आउट हुआ। सो दिस वाज अ थिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि सारी स्टेट्स, हमारी पूरी 100% सारी स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज एक डोमिनेंट कॉज है ऑफ क्रिएशन ऑफ द स्टेट, लेकिन लैंग्वेज के अलावा और भी अदर रीजंस हैं, जैसे कि सेपरेट रीजनल या कल्चर, या फिर सेपरेट जो है कल्चर के कारण, सेपरेट रीजन के कारण। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस मतलब कि किसी एक रीजन की तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और दूसरे रीजन की कम डेवलपमेंट होगी। तो इन सारी केसेस में भी स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता था। और ये वन ऑफ द स्टार क्वेश्चन मार्क के लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन द प्रीवियस ईयर इट हैज़ कम, कि ऐसी 3 स्टेट्स जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं बनी है बल्कि रीजनल या कल्चरल बेसिस पर बनी है। तो इससे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ठीक है, 2000 में ये बनी है। और अभी भी स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी महाराष्ट्र के लोगों में एक विदर्भ स्टेट बनाने की बात चल रही है, यूपी में एक हरित प्रदेश बनाने की बात चल रही है, और जो नॉर्थर्न रीजन है वेस्ट बंगाल का, उसको भी अलग से कार्व्ड आउट करने की बातें चल रही हैं। इवन आप मुझे एक बताइए, जो अभी रिसेंटली 2014 में स्टेट बनी है, इन द कमेंट सेक्शन आप बताइए कि अभी रिसेंटली कौन सी एक नई स्टेट बनी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू सर्टेन कार्टून्स जो आपके दे रखे हैं। सबसे पहला कार्टून आपका जिनी वाला है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, तो मार्क इट एज अ स्टार कार्टून। बेसिकली ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहाँ से पूछ सकते हैं कि कब बनाया गया था और कब उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। यहाँ पर इससे लोग पूछ रहे हैं कि कॉक्सिंग दी जिनी बैग। कॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? बहलाना, फुसलाना, ठीक है। क्या तुम इसको बहलाकर इसके अंदर डाल सकते हो? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है कि ये जो एक जिनी है, ये जिनी किसका है? जिनी ऑफ लिंग्विज्म है, ठीक है, ये जिनी ऑफ लिंग्विज्म है। तो वहीं ये बात करिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहती है क्या तुम इस जिनी ऑफ लिंग्विज्म को जहाँ से ये वापस आया है उसको उसी बोतल में डाल सकते हो? यहाँ पर देखिए, आंसर इज़ क्लियरली नो। यहाँ पर जिनी ऑफ लिंग्विज्म जो है ये एक्चुअली में जितने भी लिंग्विस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे इन डिफरेंट स्टेट्स, ये उसके लिए यूज़ हुआ है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जिनी इतना बड़ा है कि ये वापस नहीं आने वाला है। लिंग्विज्म का ये जो लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब वो इसके अंदर वापस नहीं आ सकते। तो क्लियरली जो है ये चीज़ दिखाई जा रही है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन और लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स के थ्रू। चलिए आइए, ये क्या है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये जो डिमांड है लिंग्विस्टिक स्टेट की, करंट डिमांड है, पुरानी डिमांड नहीं, जो भी करंट डिमांड है, यानी कि जो क्रिएशन ऑफ द स्टेट है, ये यहाँ पर आपको एक ये भी बता रहा है कि एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये कभी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, कभी रुकने नहीं वाला है। ये विद द टाइम आपको 2-3 डिमांड ऐसी दिखेंगी ही कि नई स्टेट्स बनाने का हमको ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसे डायनेमिक स्टेट, और ये जो करंट कंटेम्प्रेरी डिमांड है, जैसे कि महाराष्ट्र विशाल आंध्रा हो गया, महागुजरात, संयुक्त कर्नाटका, बृहन महाराष्ट्र, तो ये जो डिमांड है ये है। और ये पर्सन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू listen to all these demands and try to compete with it. So that's it for the video. Thanks for watching the video. Take care, and I'm really sorry for a lot of extraordinary voices in between and there. I hope you understand. Thanks for watching. Take care. Bye bye.